आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य हमारे शरीर के जनन से संबंधित यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनसे संबंधित है। इस टॉपिक में आपको जो मान लो कोई दंपति हैं उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, रोग हैं, जनन से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं उनसे संबंधित बताया जाएगा। और दूसरा जनसंख्या वृद्धि के विषय में, यानी कि सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको विश्वास नहीं आएगा कि आज़ादी के समय जो आबादी थी वो 35 करोड़ थी और वही वर्ष 2011 में 121 करोड़ आबादी हुई। तो जनसंख्या वृद्धि निरंतरता बढ़ते हुए जो है एक बहुत प्रमुख कारण है। तो इसीलिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर WHO द्वारा फैमिली प्लानिंग और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, जैसे हम दो हमारे दो, इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं उनको संचालित किया गया ताकि जो जनसंख्या है वो सीमित हो सके। तो इसी बेसिस पे बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी और लड़की की उम्र 18 वर्ष। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने चलाए, ठीक है। और इसी उसमें कुछ विधियां उन्होंने बताई थी। आप विधियां बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट विधियां आपको बता रहा हूं, जैसे कि IUD। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। तो ऐसे डिवाइसेस जो एक टी शेप्ड होते हैं और तांबा रिलीज करते हैं, तांबा मोचक इनको बोलते हैं। तांबा मोचक आयरन रिलीजिंग होते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं। तो जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। देखिए, निषेचन की प्रक्रिया आपने देखी थी, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो जाइगोट बनता है। इतना आपको क्लियर है? जाइगोट बनता है 2n। तो ये कैसे वर्क करता है? आयोडीज, पहली विधि मैंने आपको बता दी। उसी प्रकार से कुछ हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज भी होते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जैसे LNG-20, प्रोजेस्टोजर्ट। तो ये क्या करते हैं? निषेचन के समय देखिए इस प्रकार से, ये आपका गर्भाशय का पार्ट हो गया, ये फिम्बरी, अंडाशय। देखिए जो आयोडीज हैं एक टी शेप्ड होती है, ठीक है। इनको जो है यूट्रस में स्थापित कर दिया जाता है। अंडाणु यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे एग आएगा और जैसे स्पर्म एंटर करेगा तो यहीं पर ही ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। ये जो तांबा मोचक जो आयरन रिलीजिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोडेड 375 है, ये कॉपर जो होगा इनको निष्क्रिय कर देगा, ठीक है। इनको फर्टिलाइज नहीं होने देगा, बल्कि इनको यहीं पर ही निष्क्रिय कर देगा।
देन अगर ये आपस में मिलेंगे नहीं तो गर्भ की संभावना ही नहीं बनेगी, जायगोट निषेचन की संभावना ही नहीं बनेगी। तो क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इसी प्रकार से कुछ हार्मोन्स और होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आइडिस, एलएनजी, प्रोजेस्टोजर्ट, ये भी स्पर्म्स को निष्क्रिय कर देते हैं या निषेचन की प्रक्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया आयोडीज। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है परमानेंट मेथड्स, इनको हम बोलेंगे परमानेंट मेथड्स, स्थायी विधि। इन स्थायी विधियों में मेल और फीमेल में दो विधियाँ आती हैं। जैसे आपने टेस्टिस पढ़े थे, मनुष्य में 2 जोड़ी टेस्टिस होते हैं। इस प्रकार से इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। तो जो मेल में स्पर्म्स, यहाँ से स्पर्म्स बनते हैं और यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शल्य चिकित्सा द्वारा यहाँ पर से कट कर दिया जाता है। इस वैसेक्टोमी को यहाँ पर से कट कर दिया जाएगा। अब वैसेक्टोमी यहाँ पे कट हो गया है तो स्पर्म्स नहीं मतलब बाहर इजेक्ट नहीं हो पाते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ठीक है। क्लियर हो गया? मेल में ये प्रक्रिया होती है। फीमेल में मादा में आपको पता है यूट्रस, गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के 4 भाग हैं, फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थुमस। इसी प्रकार से इस वाली फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थुमस। तो इस प्रकार से इस क्रिया में क्या होता है, अंड जो एग है वो यहाँ पर रिलीज होगा और यहाँ पर से हम शल्य चिकित्सा द्वारा जो चिकित्सक हैं वो इन फैलोपियन नलिका को यहाँ से कट कर देते हैं और उनको आपस में बांध देते हैं, ठीक है। और जो एग है, जो अंडा है, जो ओवम है, वो यहाँ से बाहर इजेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो क्लियर हो गया? वैसेक्टोमी, वास डिफरेंशिया को कट करते हैं इसलिए इसको वैसेक्टोमी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन नलिका जो फैलोपियन ट्यूबुल्स है उसको हम कट करके बांध रहे हैं। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। तीसरा इसमें जो फैमिली प्लानिंग के लिए तीसरी विधि आती है वो है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं MTP, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है और वो एबॉर्शन कराना चाहती है तो इसको हम बोलते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, ठीक है। लेकिन यह क्रिया जो होती है 12 सप्ताह के मध्य ही हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 माह में हो जानी चाहिए, 3rd मंथ में। अगर इसके बाद बहुत ज़्यादा अगर कराते हैं एबॉर्शन, MTP कराते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। इसमें से कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको वैक्यूम पंप से बाहर खींच लिया जाता है जो फिटस है उसको, ठीक है। तो तीसरा ये हो गया। और भी बहुत सारी विधियां हैं, उनको आप बुक से पढ़ लेना। अगला टॉपिक आता है बंध्यता, इनफर्टिलिटी।
इनफर्टिलिटी में स्त्री या पुरुष में अगर कहीं कोई कमी हो गई हो या जो है निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही हो, तो इसके लिए हम कुछ कुछ विधियां होती हैं उनका प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, इनको बोलते हैं हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ऐसी विधियां जिसके द्वारा हम, इसमें जो मेन है वो है परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। होता क्या है, जनरली किसी स्त्री में अगर ओवम बन रहे हैं, एग बन रहे हैं, लेकिन फैलोपियन ट्यूबुल द्वारा वो एम्पुला और स्टुमस जगह पे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस स्त्री के एग को इंजेक्शन से जो है टेस्ट ट्यूब में, और जो पुरुष है उसके स्पर्म्स को टेस्ट ट्यूब में रख करके वहाँ पे उनका निषेचन कराया जाता है। ठीक है, वहाँ पे निषेचन कराया जाता है, और निषेचन जब आपस में मेल और फीमेल आपस में निषेचन होगा तो जायगोट बनेगा, और यह जायगोट जब धीरे धीरे परख नली में विकसित होता है, ठीक है, विकसित होगा यानी कि 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 यानी कि मॉरूला, 32 से 64, फिर ब्लास्टोसिस्ट, इस प्रकार से 128 या उससे ऊपर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको हम गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। ठीक है, यह क्रिया जो टेस्ट ट्यूब की क्रिया है यह 2 प्रकार से होती है, 2 प्रकार से, यानी कि इसको हम 2 प्रकार से करते हैं। एक को हम बोलते हैं GIFT और एक को बोलते हैं IUT। ठीक है, ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये क्रिया आपको समझ में आ रही होगी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये 2 प्रकार से होती है क्रिया, ZIFT और IUT। होता क्या है, जब बाहर टेस्ट ट्यूब में एग और स्पर्म्स को आपस में फ्यूज कराया जाता है तो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनेगा तो धीरे धीरे उसका डिवीज़न भी होगा। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और 2 से 4, 4 से 8, जब ये 8 स्टेज की अवस्था होती है, जब 8 स्टेज ब्लास्टोमियर स्टेज होती है, तो इसको हम फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं, इंजेक्ट करा के सीधे फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं। अब क्या होगा, जो यहाँ पे निषेचन नहीं बन पा रहा था, यानी कि इंजेक्ट नहीं हो पा रहा था एम्पुलर स्टोमच जंक्शन में, वो एक क्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी ने कर दी है। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा और अपने आप जो है यहाँ पे एंडोमेट्रियम पे स्थापित होगा, और बेबी जो शिशु है उसका निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा यानी कि ये 8 स्टेज ब्लास्टोमियर में होगा। दूसरा IUT, अगर 8 से अबव स्टेज हो जाती है, यानी 16, 32, 64, 128 कोई भी स्टेजेस आ जाती हैं उससे ऊपर, उसको अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम फैलोपियन में नहीं करेंगे उसको। ठीक है, उसको सीधे यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम IUT
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कहते हैं। ठीक हो गया। तो यह क्रिया कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो काफ़ी हद तक इससे इनफर्टिलिटी, बंध्यता से बचा जा सकता है। जो दंपति संतान उत्पन्न करने में बाधा जिनको आती है, ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम इसका निदान कर सकते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से इसका निदान कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कभी कभी जो महिला है उनका गर्भाशय ही विकृत हो जाता है। ठीक है, यानी कि गर्भाशय विकृत हो जाता है, या उसमें इतनी पावर नहीं रहती है कि वो एक बेबी को जन्म दे सके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस महिला की अंडाशय जो महिला जिसका गर्भाशय विकृत है, उसके अंडाशय को निकाल करके और उस पुरुष के स्पर्म्स को निकाल करके किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूबुल में, यानी दूसरी महिला के फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूटेरस में, गर्भाशय में रोपित किया जाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं सैरोगेसी। ठीक है, यह क्रिया कहलाती है सैरोगेसी। और जो महिला उस बच्चे को जन्म देती है उसको बोलते हैं सैरोगेट माँ। ठीक है, सैरोगेट माँ, ये वर्ड भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है आपका, एक टर्म आता है ICSI, यानी कि इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका जो फिम्बरी है, यानी कि जो झालर है, वह अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ होता है। अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ होता है। अब देखिए, अंडाशय जो अंडवाहिनी है, इसके 4 भाग हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है, फिम्बरी। इसी को तो हम झालर बोलते हैं। ठीक है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, स्टोमस। ठीक है, तो जो फिम्बरी है, 2 फिम्बरी, तो ये फिम्बरी जो होती है, ये है ना, सॉरी फिम्बरी, ये तो अंडाशय है, सॉरी ये फिम्बरी है। ये वाला पार्ट क्या है, झालर, फिम्बरी है। और अंडाशय वाला पार्ट, यहाँ से ओवम बनता है। अब अगर ये यहाँ पे इसको कैप्चर ना कर पाए, यानी कि इसको पकड़ेगा नहीं, तो ये आगे कैसे आएगा। ठीक है, यानी कि झालर में की जो फिम्बरी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, अगर ये झालर इसको पकड़ेगा नहीं तो ये इम्पुला स्टोमस जंक्शन पे नहीं आएगा, तो स्पर्म कैसे इस पे इंजेक्ट होगा। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं गैमीट, यानी कि इसको हम बोलते हैं GIFT। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, एक है आपके पास ZIFT, जाइगोट। इसमें पूरा का पूरा हम जाइगोट ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस जो गैमीट है, इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो जो गैमीट है, यहाँ से इस अंडवाहिनी से जो अंडाशय के जो पार्ट है अंड का, इसको इंजेक्शन से निकाल करके सीधे यहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे तो स्पर्म से इसको मतलब फ्यूज कर लेगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया ना। और जाइगोट टेस्ट ट्यूब बेबी का एक पार्ट है। और टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट, इसमें पूरा का पूरा जब 8 से अधिक ब्लास्टोसिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, 16, 64, 32 64, 128 स्टेज जब आ जाती है, तो पूरा का पूरा जाइगोट हम यूटेरस में यहाँ पे डिवाइड कर। लेकिन जब GIFT क्या होता है, जब गैमीट बनना, जब फिम्बरी जो होता है किसी महिला का जो झालर है, यह किसी अंड को पकड़ने में असमर्थ होता है, किसी एग को पकड़ने में। इसका काम क्या है, झालर का यही काम है कि इसको पकड़ करके इम्पुला स्टोमस जंक्शन पे पहुंचाना।
लेकिन किसी कारणवश ये इसको नहीं पकड़ पाता है, तो इस कंडीशन में हम GIFT का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और आता है, इसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, इसको बोलते हैं ICSI। ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्म इंसेमिनेशन, ठीक है, या इंजेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी किसी पुरुष में स्पर्म्स बनते तो हैं लेकिन उनमें इतनी गति नहीं होती है कि वो एम्पुला स्टोमस जंक्शन तक पहुंच पाए। ठीक है, योनि के थ्रू यहाँ तक पहुंच पाए। तो ऐसी कंडीशन में उस पुरुष के स्पर्म्स को निकाल करके उनको लैब में सांद्रित करके, ठीक है, उनको गाढ़ा करके उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उनकी संख्या में वृद्धि करके उनको इंजेक्शन के थ्रू जो है योनि के द्वारा महिला तक पहुंचाया जाता है, यानी कि एम्पुला स्टोमस जंक्शन तक पहुंचाया जाता है। ध्यान रखिए, जो ये कृत्रिम गर्भाधान है यह जानवरों में भी होता है। ठीक है, यह जो एनिमल्स हैं उनमें भी बहुत प्रसिद्ध है कृत्रिम गर्भाधान। तो यहाँ पर तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। इससे नेक्स्ट जो होगा वो मैं कल आपको यौन संचारित रोगों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, STDs के बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो है STD के बारे में बताऊंगा। अभी मेरे आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे ताकि आपको यह प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ZIFT और GIFT का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ZIFT और GIFT का फुल फॉर्म। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी कितने प्रकार से कराया जा सकता है। ठीक है, इनके नाम बताने हैं आपने। उसके बाद कॉपर आयन रिलीजिंग करने वाले IUD के नाम या एग्जाम्पल आप बताइए। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे बताइएगा ताकि यह प्रोसेस आपको समझ में आई। धन्यवाद।